डियर फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं हम लास्ट सेट आपका इंग्लिश इलेक्टिव का। इससे पहले चारों सेट आपके करवा दिए गए हैं। तो ध्यान से इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, यानी कि आपके आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के सारे सब्जेक्ट आपको अवेलेबल मिल जाएंगे इस चैनल पे। यहाँ पे सेक्शन ए है, जिसको पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने हैं, और गुरु नानक के बारे में जो है ये पूरा का पूरा पैसेज लिखा गया है। और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, और इनके आंसर्स मैं बता रहा हूँ आपको। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन एंड वेयर वॉज ही बॉर्न? तो यहाँ पूछा गया है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ द सिक्स रिलीजन। तो यहाँ पर जो है गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक थे। ही वाज बोर्न इन ए सिंपल हिंदू फैमिली ऑन अप्रैल 1569 इन तलवंडी इन पंजाब। तो उनका जन्म जो है 15 अप्रैल सन 1469 को पंजाब के तलवंडी में एक साधारण हिंदू परिवार में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज गुरु नानक्स फादर एंड व्हाट वाज हिज ऑक्यूपेशन? यानी कि गुरु नानक के पिता कौन थे और उनका पेशा क्या था। तो गुरु नानक्स फादर वाज मेहता कालियन दास। तो उनका जो फादर का नाम था वो था मेहता कालियन दास। और ही वाज एन अकाउंटेंट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल मुस्लिम अथॉरिटी। और वो जो थे एक स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के रोजगार में जो लेखाकार थे। ठीक है, उनके रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट था, यानी कि जो उनका कह सकते हैं रोजगार, या फिर बोल सकते हैं कि बिजनेस जो भी था। ही वाज एन अकाउंटेंट, वो क्या थे, एक लेखाकार थे। एम्प्लॉयड थे कहाँ पे? लोकल म्यूजियम मुस्लिम अथॉरिटी में, मुस्लिम अधिकारियों के वहाँ काम करते थे एज ए अकाउंटेंट। इसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट एट द एज ऑफ 13 गुरु नानक रिफ्यूज टू एक्सेप्ट? तो गुरु नानक ने 13 साल की उम्र में क्या लेने से इनकार कर दिया था? तो एट द एज ऑफ 13 गुरु नानक रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द स्केट थ्रेड फ्रॉम द हिंदू पीस्ट एट द सेरेमनी अटेंडेड बाई फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि 13 साल की उम्र में जो गुरु नानक हैं, उन्होंने अ, परिवार और दोस्तों के साथ एक आयोजित समारोह में जो है हिंदू समारोह में हिंदू पुजारी से पवित्र धागा लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, पवित्र धागा लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड गुरु नानक डू इन द अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट्स? तो अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट्स ही वुड मेडिटेट एंड सिंग हेमन्स। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा कि गुरु नानक जो है अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट नाइट्स, वो सुबह जल्दी और देर रात को जो है ध्यान और भजन गाते थे। ठीक है, तो ध्यान करते थे और मेडिटेशन और सिंग रिम्स हिम्स, तो ये भजन गाते थे। ठीक है, और ध्यान करते थे, ध्यान लगाते थे भगवान का जो भी है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पैसेज जो दिया गया है, ये पोएम के फॉर्म में दिया गया है। इस पोएम को पहले पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में इसके जो प्रश्न हैं उनके आंसर्स हम देंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें पाँचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया हाउ एंड वेयर डज द पोएट वांट टू ट्रैवल? तो यहाँ पूछा गया है कि कवि जो है कैसे और कहाँ यात्रा करना चाहता है। ठीक है, तो द पोएट वांट टू ट्रैवल फ्रांस एंड स्पेन बाय एरोप्लेन। तो कवि जो है हवाई जहाज से फ्रांस और स्पेन की यात्रा करना चाहता है। उसके बाद में सिक्स क्वेश्चन है, हाउ डज द ग्राउंड लुक फ्रॉम द एरोप्लेन? तो हवाई जहाज से जो ज़मीन कैसी दिखाई देती है? तो द ग्राउंड लुक लाइक ए बेड स्प्रेड ग्रीन एंड ब्राउन विद रिबनी रोड्स। तो यहाँ पर जो ज़मीन जो है एक बेड स्प्रे की तरह दिखाई देती है, जो हरे और भूरे रंग के रिबन की सड़कों के साथ में दिखाई देती है। मतलब सड़कों के साथ दिखाई देती है, या सड़कों जैसी दिखाई देती है, या सड़क तो है ही, सड़कों के साथ में कैसी दिखाई देती है? ग्राउंड बेड स्प्रेड की तरह। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया आपसे, व्हाट डज द व्हाट डज द पायलट ऑफ एरोप्लेन डू? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आप इसी लाइन में देख सकते हैं, द पायलट सिट्स इन द कॉकपिट देयर विद द वायरलेस टू ब्रिंग हिम द न्यूज़ ऑन द एयर। तो यहाँ पर आप यहाँ से आंसर स्टार्ट करेंगे और ये पूरी लाइन लिखेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि पायलट जो है, हवाई जहाज़ का पायलट क्या करता है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो हवाई जहाज़ का पायलट कॉकपिट में बैठ जाता है और वायरलेस से जो है वो क्या करता है कि खबरें जो है लेता है, हवा में हवा के द्वारा या हवा में वायरलेस से खबरें लेता है। तो इस तरह से ये 7 क्वेश्चन हो गए। आप यहाँ से लिखोगे द पायलट से लेकर के एयर तक पूरा। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा लाइन आ जाएगा। लिखना हम यहाँ पे भूल गए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ था, तो इसीलिए हमने छोड़ दिया। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है इसको
लिख सकते हैं। द से लिख करके आपको ईयर तक लिख देना है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी, तो इसमें बिसाइड्स ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज, टूरिज्म प्रमोशन, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, राइट एन ऐसे इम्पोर्टेंट ऑफ टूरिज्म। इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म के बारे में जो है आपको क्या लिखना है, एक पैसेज लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। ऐसे मतलब कि एक छोटा सा जो भी आप निबंध समझ सकते हैं, तो ये लिखना है। तो यहाँ पर जो है निबंध हमने लिखा है, टूरिज्म इज़ ए मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट हैज़ डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर्स। यानी कि जो आपका ये टूरिज्म जो है, यानी कि ये जो गतिविधि है, वैसे कह सकते हैं ये पर्यटन, टूरिज्म मतलब पर्यटन। पर्यटन जो है एक क्या है, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, या आर्थिक गतिविधि है जो हैज़ डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर्स, जो पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। इस तरह से लिखते हुए आप जाएंगे और पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हैं कि हम किस किस को मतलब किस किस के बारे में जो टूरिज्म की बातें हम कर सकते हैं, जिसमें ताजमहल वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर लेंगे। और इस तरह से जो है आपको सारा लिखना है। तो आप आराम से इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है हमने बहुत ईजी लिखी है। यहाँ पे आप एक बार पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं राइट, एक ऐसे करना है फिर से योर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर के बारे में। तो कोई भी आपका पॉलिटिकल लीडर जिसको भी आप अच्छा मानते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा है, आप चाहें तो किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पर भी लैंग्वेज जो है इजी लिखी गई है, उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था, सब कुछ इसमें थोड़े से ही वाक्यों में हमने समझा दिया है। आप चाहें तो इसको एक्सपांड कर सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द स्टाफ रिपोर्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स डेली न्यूज़पेपर हु विटनेस्ड ए फायर एक्सीडेंट इन बिग बाज़ार। बिग बाज़ार जो मॉल होता है उसमें रांची में जो है एक आग लगी, उसमें एक हिंदुस्तान टाइम्स का जो रिपोर्टर है वो देखता है उसको, तो एक रिपोर्ट राइट करना है पब्लिशन के लिए पेपर की। तो यहाँ पर जो है फायर एक्सीडेंट इन बिग बाज़ार हेडिंग हो जाएगा, और किसके बाद में एक स्टाफ रिपोर्टर जो है हिंदुस्तान टाइम्स का, उसके द्वारा है। यहाँ पे आप डेट वगैरह डाल देंगे कि कौन सी डेट को ये हुआ था। उसके बाद में मैसिव फायर इन बिग बाज़ार रांची प्रूव्ड टू बी ए कंप्लीट डिजास्टर। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे कि जो अ, एक बहुत खतरनाक जो है आग लगी बिग बाज़ार में, मैसिव फायर बोलते हैं जिसको, बहुत ही खतरनाक, आक्रामक बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि भीषण बोल सकते हैं। ठीक है, भीषण बोल सकते हैं सबसे अच्छा। तो डिजास्टर जो है इसने तबाही या विपदा बोल सकते हैं। तो उस आग से जो है वो रांची में प्रूव क्या हुआ, एक कंप्लीट डिजास्टर, विपदा के तरह प्रूव हुआ या साबित हुआ। और दे आर मेनी सेक्शंस लाइक ए चाइल्ड वियर, मेंस वियर, वुमेन्स वियर, टॉय सेक्शन, कॉमोडिटी सेक्शन, फ्रूट सेक्शन, वेजिटेबल सेक्शन विच हैव टोटली बर्न। ये सारे सेक्शंस दो थे जहाँ पर सबके सामान मिलते हैं, ये सारे के सारे जल गए थे। कॉमोडिटी सेक्शन अराउंड द बिग बाजार देर आर सो मैनी वेल बिल्ड बिल्डिंग्स विच वर वंट। और जो इस बड़े बाजार की या बिग बाजार कि जो आसपास की जितनी भी अच्छी तरह की बनी हुई इमारतें थी वो भी जल गई। और इंजर्ड पीपल हॉस्पिटलाइज, और जो घायल लोग थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड अराइव्ड विद इन 10 मिनट्स, और कुछ ही मिनट में या 10 मिनट में जो है दमकल की गाड़ियाँ पहुंच गई और आग पर जो है कंट्रोल्ड, बट लॉस रैन इनटू करोड्स ऑफ रुपीज़। और जो है काफ़ी करोड़ रुपए जो है उसका नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको बड़ा भी बना सकते हैं, पर रिपोर्ट राइटिंग है, आप ज़्यादा ना लिखें, और जितना हम बता रहे हैं उससे अगर एक दो लाइन आप एक्स्ट्रा या अलग से लिखना चाहते हैं तो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी जो है, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है इसको देखें तो क्वेश्चन सेक्शन सी का 11 नंबर जो बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि मेंशन करना है सम ऑफ रिस्क दैट फिल्म मेकिंग इन्वॉल्व्स। यानी कि फिल्म मेकिंग में या फिल्म निर्माण में जो है कौन कौन से शामिल है जोखिम, या जोखिम कौन कौन से शामिल है उनके बारे में आपको बताना है। तो फिल्म मेकिंग इन्वॉल्व स्टोरी टेलिंग थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ पिक्चर। फिल्म निर्माण में जो है क्या होता है कि कुछ क्रम के स्टोरी जो है स्टोरी को दिखाया जाता है या उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पिक्चर के साथ में, यानी कि चित्रों के माध्यम से। और इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट दैट द पब्लिक आइडेंटिफाइड विद द थीम ऑफ द मूवी। और यह बहुत ही ज़रूरी होता है कि जनता जो फ़िल्म की थीम से उसको जो जनता के लिए जो फ़िल्म बनाया जाए वो थीम के हिसाब से बनाई जाए। और इफ़ द थीम इज़ कम्प्लीटली एलियन देन द मैसेज दैट द फिल्म वांट्स टू डिलीवर विल नॉट बी अंडरस्टूड। अगर थीम पूरी तरह से जो है एक एलियन मतलब होता है, मतलब अलग ही हो, देन द मैसेज, तब जो है फिल्म से जो संदेश देना चाहते हैं वो जो है नहीं दे पाएंगे। अनदर थिंग इज चूजिंग द आइडिया।
और दूसरी चीज़ है जो कि हम किस विचार को दिखाना चाहते हैं। इफ़ द थीम ऑफ द मूवी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द करंट डिमांड, अगर मूवी का जो विषय है वो मौजूदा मांग से अलग है और ऑफ द पिक पब्लिक, और जो जनता की मांग से अलग है, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द प्रोड्यूसर टू इम्प्रेस द व्यूवर्स। तो निर्माता के लिए दर्शकों को प्रभावित करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं मेंशन सम रिस्क। तो ये रिस्क जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं आसान लैंग्वेज में। उसके बाद 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमेटेड थिंग एंड इनएनिमेटेड थिंग, यानी कि आपको क्या बताना है कि डिफरेंस बताना है जो भी एनिमेटेड होते हैं। एनिमेटेड तो आप समझ ही जाते हैं कैसे कैसे, जो एनिमेटेड मतलब जो वास्तव ना हो लेकिन जिसको बनाया गया हो मीडिया की मदद से, नेट की मदद से। तो डिफरेंस बिटवीन एनिमेटेड थिंग्स एंड इन एनिमेटेड थिंग्स आर एनिमेटेड आर सिंपली अलाइव विच इंटीमेट इन एनिमेटेड मीन्स नॉट लिविंग और नॉट मूविंग अराउंड, यानी कि जो है आपका एनिमेट जो होता है इसका मतलब होता है कि सिंपली जो है जीवित है, और जबकि इन एनिमेट जो होता है उसका मतलब होता है निर्जीव। ठीक है, जो कि जिंदा नहीं है, जो हिल डुल नहीं रहा। ठीक है, और द फोर एनिमेट कैटेगरीज वर मैमल्स, फिश, बर्ड एंड रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस। और जो है आप अगर एनिमेट कैटेगरीज की बात करें तो इसमें आपके स्तनधारी, मछली, पक्षी और उभयचर वगैरह सब आ जाते हैं। द फोर एनिमेटेड कैटेगरीज वर, जो इन एनिमेटेड है ये, तो यहाँ पे एनिमेटेड की कैटेगरीज की बात कर ली। अब यहाँ पे इन एनिमेटेड में कौन कौन सी आती हैं, तो व्हीकल्स आते हैं, फर्नीचर्स आते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स वगैरह आते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें 13 नंबर है, तो इसमें व्हाट वाई इज द एक्ट ऑफ नेचर डिस्क्राइब एज प्रिसाइज इन द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन। तो यहाँ पर जो है नेचर का जो बताया गया है, नेचर की कैसा, मतलब ये इसकी जो प्रकृति है नेचर की, वो आपकी कैसी है, सटीक है। प्रिसाइज मतलब सटीक होता है। तो प्रिसाइज क्यों बताया गया टाइम एंड टाइम अगेन जो पोएम है या फिर जो आपकी कविता है इसके अंदर। तो द एक्ट ऑफ नेचर इन द पोएम एक्सप्रेस एज प्रिसाइज और एक्यूरेट बिकॉज नेचर ट्राइज टू नेचुरलाइज एवरी कंडीशन विद प्रिसाइज आफ्टर एवरी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि कविता में जो है प्रकृति के कार्य को सटीक रूप से व्यक्त किया गया है, क्योंकि बिकॉज नेचर ट्राइज टू नेचुरलाइज एवरी कंडीशन विद द प्रिसाइज प्रिसीजन आफ्टर एवरी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि जो प्रकृति है वो हर विशिष्ट समय में जो है या विशिष्ट अंतराल में वो जो भी स्थिति की घटना करती है वो बिल्कुल सेम इंटरवल और सेम टाइम के हिसाब से करती है। दस इन वर्स द पोएट स्पेसिफाई टाइम ऑनरिंग समवंस डिज़ायर एट द टाइम। यानी कि जो है इस प्रकार जो है इस पद में या फिर इस कविता में जो है समय की इच्छा का सम्मान करते हुए दिखाया गया है। और मोर एवर द पोएम टॉक्स अबाउट द लॉन्ग लास्टिंग quarrels between the Hindu, Muslim and Christians that have been resolved over time by nature। और इसके अलावा जो है इसमें कविता में जो है हिंदू, मुसलमानों और ईसाइयों के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े के बारे में भी बताया गया है। हैंस नेचर chose the टाइटल ऑफ द पोएम थीम एंड टाइम एंड टाइम अगेन। तो इसलिए जो है यहाँ पर टाइम एंड टाइम अगेन जो है कविता का शीर्षक जो है इस तरह से सही है। मतलब ये हमने ये भी बता दिया कि ये शीर्षक जो है सही है क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे समय अनुसार हो रही है। उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मदर एंड सन इन द स्टोरी 1 सेंटीमीटर। तो जो है आपका 1 सेंटीमीटर कहानी जो है इसमें माँ और बेटे के बीच में क्या संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या संघर्ष चल रहा था। तो ताओ इंग यूजुअली कमेंटेड दैट जियो ई वाज सॉट टू गेट अवे फ्रॉम नॉट पेइंग फॉर हिज टिकट है। तो ताओ इंग जो है आमतौर पर टिप्पणी करती हैं कि जियो ए है जो अपने टिकट का भुगतान नहीं करता है या उससे बचते हैं। ठीक है, और लेकिन जो है बट जियो ई डिड नॉट ट्रस्ट द मदर। यहाँ पर जो है जियो जो है वो अपनी माँ पर जो है विश्वास नहीं करता। ही फेल्ट ही वाज टॉल एनफ टू बाई ए टिकट। वो सोचता है कि वो इतना लंबा है कि उसको एक टिकट की आवश्यकता है। और सो ही आर्गुमेंट बिटवीन द सन
So the argument between the son and the mother resulted in a conflict between them. इसलिए बेटा और माँ के बीच जो जो बहस है वो एक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक संघर्ष साबित होता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि उसकी माँ कहती है कि वो अभी इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए जो है पे किया जाए टिकट के लिए, और वो जो बेटा है वो सोचता है कि वो इतना लंबा है कि माँ उसका टिकट नहीं खरीदना चाहती है। और यही बात का जो आर्गुमेंट वो चलता रहता है। उसके बाद में आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 में जो है, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ स्वान्स लाइफ, यानी कि जो है आप बता हंसों के जीवन की सुंदरता और रहस्य का क्या योगदान है, ये आपको बताना है, कंट्रीब्यूट बताना है। तो द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ स्वान्स लाइफ्स इज दैट इवन थॉट सो मैनी ईयर्स हैव पास्ड, यानी कि हम कह सकते हैं कि इतने साल बीतने के बाद भी जो हंसों की सुंदरता और रहस्य है, देयर इज़ नो चेंज इन हाउ स्वान्स बिहेव्ड, और इनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, चाहे उनके उन देयर इज़ नो चेंज इन हाउ द स्वान बिहेव्ड, उनके व्यवहारों में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, या फिर उनके कह सकते हैं उनके जो व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। द पोइट फील्स दैट द ब्यूटी ऑफ द स्वान इज लॉक्ड इन द वे दैट दे बिहेव इवन टुडे, और जो पोएट है यानी कि जो कवि है, कवि को क्या लगता है कि हंसों की सुंदरता आज भी सुंदरता और व्यवहार आज भी उस इस तरह से बंद है, लॉक्ड है, कि जो ऐसा लगता है कि आज भी जो मतलब वो वैसा का वैसा ही है। और देयर इज़ नो चेंज इन हाउ दे मूव अराउंड और स्प्रेड लव एंड आर बाउंड इन कंपेनियनशिप। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो कैसे भी मतलब घूमते हैं या फिर वो किसी भी बंधन में बंधे हैं अराउंड द कंपेनियनशिप। और द मिस्ट्री इज दैट द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ लव एंड ब्रदरहुड बट दीज स्वान्स हैव अंडरस्टूड। और मुश्किल की बात यह है कि मनुष्य जो है प्रेम और भावचारे की ताकत को नहीं समझता, जबकि ये हंस जो हैं ये आसानी से इसको समझ लेते हैं। दैट इज़ वाई इट सीम्स मिस्टीरियस टू द पोएट, और इसीलिए जो है ये मिस्टीरियस लगता है, यानी कि रहस्यमय लगता है कवि को। तो इस तरह से हम बता सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया आपसे, रेफरिंग द पोएम ट्रीज, वेयर इज द बर्ड सिटिंग एंड वाई इज द वर्ड केयरलेस। तो आपको ये बताना है कि पक्षी जो है ये कहाँ बैठे हुए हैं पोएम ट्रीज में, यानी कि पेड़ कविता पेड़ में जो है, हाँ कविता पेड़ में जो है बर्ड सिटिंग, बर्ड कहाँ बैठे हुए हैं या चिड़िया कहाँ बैठी है, और चिड़िया लापरवाह क्यों है, केयरलेस क्यों है। तो बर्ड इज सिटिंग ऑन दैट फेंस, जो चिड़िया हैं वो कहाँ बैठी हुई है, फेंस पे बैठी हुई है। फेंस तो आप जानते हैं जिसको हम बाड़ा बोलते हैं, बाड़ बोलते हैं, जो खेतों के चारों ओर तार वगैरह लगाते हैं या किसी चीज़ से हम बाउंड्री बना देते हैं ना, उसको फेंस बोलते हैं। तो उसके ऊपर, बाड़े के ऊपर बैठी हुई है। द बर्ड सिटिंग ऑन द फेंस इज लेजिंग अबाउट इन द वार्मथ ऑफ द मॉर्निंग सन सो इट इज़ केयरलेस। तो यहाँ पर जो है चिड़िया जो बाड़े में बैठी हुई है, सुबह की तपन को महसूस करने के लिए जो है गर्म है ना, गर्मी यानी कि तपन को महसूस करने के लिए है, लेजिंग कर रही हैं, यानी कि इधर उधर भटक रही हैं, इसीलिए उनको जो है लापरवाह समझा जा रहा है। वाई इट इज़ द बर्ड केयरलेस सो इट इज़ केयरलेस, इसीलिए उनको लापरवाह कहा गया है, और चाहे वो इसीलिए लापरवाह है। उसके बाद जो 17 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट्रेस कमला दास एक्सप्लेन हर चाइल्डहुड इन द पोएम ब्लड। तो कवि कमला दास जो हैं वो रक्त कविता में अपने बचपन की व्याख्या कैसे करती हैं। तो सी इज़ रिमाइंडेड ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर चाइल्डहुड विच सी स्पेंट इन द कंपनी ऑफ हर ग्रैंड मदर। तो वो अपने बचपन की वे सभी खुशियों के दिन को याद करती है जो अपने दादी के संगति में, कंपनी में, मतलब उसके साथ में बिताए थे। सी वॉज डीपली अटैच्ड टू हर ग्रैंड मदर हु वॉज वेरी केयरिंग एंड अफेक्शनेट टू हर, और वह अपनी दादी से गहराई से जुड़ी हुई है या जुड़ी हुई थी, जो उसकी बहुत ही देखभाल करती थी और बहुत ही प्यार करती थी। सी वॉज इमोशनली स्कैटर्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर हु हैड बीन द चीफ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन हर लाइफ, और जो है वह ना अपनी दादी की मृत्यु के बाद में जो है पूरी तरह से टूट टूट गई थी, जो उनके जीवन में एक प्रेरणा की प्रमुख स्रोत थी। ठीक है, तो इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा।
सेक्शन डी में जो है आपको 2 ग्रुप मिलेंगे, इन 2 ग्रुप में से कोई भी आपको एक ही ग्रुप करना है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से ग्रुप को जो है सही करना चाहते हैं और कौन से ग्रुप को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको सारे नहीं करने हैं। तो इसमें जो है पूछा गया, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन द स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ मार्गिया डिस्कस। ये क्वेश्चन कई बार हमने डिस्कस किया है पहले भी। इसमें पूछ रहा है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज द स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ मार्गिया डिस्कस करना है, यानी कि जो फाइनेंशियल या वित्तीय विश्लेषण जो है ये एक स्टोरी है राइज और फॉल की, मार्गिया की, इसके बारे में आप डिस्कस यानी चर्चा करें। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज द स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ मार्गिया। इट इज हिज ऑब्सेशन विद मनी दैट टेक्स हिम द पिनेकल ऑफ वेल्थ एंड अल्टीमेटली ब्रिंग्स हिम डाउन फॉल। मैंने जैसे पहले ही बताया है कि जो वित्त विशेषज्ञ मार्गिया का ये उत्थान और पतन की कहानी है, राइज और फॉल की कहानी है। इट इज़ ऑब्सेशन विद द मनी, और उसके धन के प्रति जो उसका जुनून है ना, जो उसको पिनेकल ऑफ वेल्थ, शिखर पे ले जाता है, और अल्टीमेटली ब्रिंग्स हिम डाउनफॉल, और उसको फिर से शून्य या पतन पे ले आता है। द स्टोरी ऑफ हिज राइड एंड हिज फॉल इज इन 4 फेजेस। और ये जो स्टोरी है ये उसकी टोटल स्टोरी जो है ये कितने 4 फेजेस में है। जिसमें फर्स्ट फेज की बात करें तो मार्गिया एक्ट्स एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर टू द पीसेंट, वो किसानों के लिए जो फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करता है। और मार्गिया इज टू कीप ए विजर्ड हु इनेबल्स टू ड्रॉ अल्टीमेट लोन्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक। और किसानों के लिए जो है मार्गिया क्या है, एक जादूगर की तरह है जो उनके लिए लोन्स की व्यवस्था करता है कोऑपरेटिव बैंक से। इन द सेकंड फ्रेज मार्गिया मीट्स डॉक्टर पॉल, ए जर्नलिस्ट, कॉरेस्पॉन्डेंट एंड ऑथर, एंड हिज बुक बैड लाइफ इज प्रिंटेड इन द प्रेस ऑफ मदन लाल। और दूसरे फ्रेज में जो है वो डॉक्टर पॉल से मिलता है, जो एक जर्नलिस्ट है और एक ऑथर है, और जिसकी बुक जो बैड लाइफ है वो प्रिंट की जाती है मदन लाल के प्रिंटिंग प्रेस में ऑन 50% पार्टनरशिप बेसिस, 50% के साझेदारी के साथ ही अर्न्स लॉट्स ऑफ मनी थ्रू द सेल्स ऑफ द बुक। और इस बुक के जो है बिक्री से उसको 50% का जो है शेयर इसमें से मिलता है। विद ए शॉर्ट पीरियड ही बिकम वेल नोन फॉर हिज रिचनेस या रिचेस। थोड़े ही समय में जो है अपने वो जो है अमीरी की वजह से खूब विख्यात हो जाता है या अच्छी तरह से जाना जाता है। इन द थर्ड फेज मार्गिया बिकम्स फाइनेंशियल एडवाइजर एंड मनी लेंडर टू द पीसेंट। और थर्ड फेज में, चौथे चरण में जो है सॉरी तीसरे चरण में जो है मार्गिया क्या बन जाता है, फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाता है और मनी लेंडर बन जाता है किसानों के लिए, विद हिज आवन ऑफिस इन मार्केट रोड। और वो अपने ऑफिस भी खोल लेता है, ठीक है। वो अपने ऑफिस के साथ में मार्गिया जो है वो किसानों के लिए एक मनी लेंडर और फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाता है। और दिस ही डज आफ्टर सेलिंग हिज कॉपीराइट टू द डोमेस्टिक हारमोनी टू मोहनलाल। ये कब करता है, वो ऑफिस खोलता है जब वो अपने जो कॉपीराइट को, डोमेस्टिक हारमोनी को मदन लाल को बेच देता है। इन फोर्थ फेजेस जब मार्गिया बिकम्स द फाइनेंशियल विजार्ड who receive deposit and pays fabulous rates of interest with the help of डॉक्टर पॉल। और अंतिम चरण में जो है मार्गिया जो है फाइनेंशियल जादूगर बन जाता है, जो पैसे लेता है और पे करता है अच्छे रेट पे, इंटरेस्ट पे, विद द हेल्प ऑफ पाल, डॉक्टर पाल के सहायता से जो है ऐसा काम करता है। और ही बिकम ए वेरी रिच एंड इन्फ्लुएंशियल सिटीजन ऑफ मालगुडी। और मालगुडी का जो है एक बहुत ही विख्यात नागरिक और अमीर आदमी बन जाता है। उसके बाद 19वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, अटेम्प्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ बालू। तो बालू का कैरेक्टर स्केच बताना है, बालू कैसा था, क्या था, उसकी कहानी थोड़ी सी बता देनी है आपको। तो बालू इज मार्गियास एंड मीना सन। आपको पता है कि बालू जो मार्गिया और मीना का सन था। एट द स्टार्ट ऑफ द नॉवेल ही इज ओनली फ्यू ईयर्स ओल्ड बाई द नॉवेल्स एंड ही मोर देन 18 ईयर्स एंड मैरिड एंड हैज़ ए चाइल्ड ऑफ हिज आवन। यानी कि इस उपन्यास की शुरुआत में अगर आप इसको आपने पढ़ा है अगर इस चैप्टर को, तो इसमें क्या है ये कि ये जब ये नॉवल की शुरुआत होती है तो इसमें जो है उसको केवल जो है क्या बोला जाएगा कि वो कुछ ही सालों का था बाय द नॉवेल्स एंड। और जब ये उपन्यास का अंत होता है तो वो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो जाता है, साथ ही साथ विवाह भी कर लेता है और उसका एक अपना बच्चा भी होता है। बालू इज डिस्क्राइब एज रमबुन क्रिशियस एंड रिबेलियस। यहाँ पे क्योंकि आपके जो इलेक्टिव है इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से आपके फ्लक्चुएट करते हैं, इनको आपको इसी तरह से याद रखना पड़ेगा क्योंकि इनके मीनिंग्स ही इस तरह से निकलेंगे। तो सॉरी। तो बालू को जो है एक उग्र और जो है क्या बताया गया है,
एक विद्रोही के रूप में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसका मीन हो गया। और एज ए चाइल्ड ही थ्रोस हिज फादर्स अकाउंट बुक इनटू द गटर। और जो है वो अपने पिता का जो है बही खाता जो है नाले में फेंक देता है, एक बच्चे के रूप में, है ना। एक बच्चे के रूप में अपने पिताजी का बही खाता जो है वो नाले में फेंक देता है। एज ए यंग मैन ही रिफ्यूजेस टू टेक हिज यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, एसेंशुअली थ्रोइंग हिज ग्रेड्स एंड पेपर्स इनटू ए गटर। और जब वो बड़ा होता है तो भी वो विश्वविद्यालय में जो है एंट्रेंस एग्जाम और उसके साथ जो ग्रेड्स वगैरह है उन पेपर्स को भी जो है वो गटर में फेंक देते हैं। बालूस फादर बिलीव्स ही लैक्स सेल्फ डायरेक्शन एंड मोटिवेशन। जो उसका पिता था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बालूस फादर बिलीव्स, और बालू का जो पिता है वो उसका मानता है कि उसके अंदर आत्मनिर्देशन और प्रेरणा की कमी है। नियर द एंड ऑफ द बुक, जब ये उपन्यास खत्म होता है, बालूस फादर अरेंजेस हिज मैरिज, जो उसका पिता है उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हैविंग फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट्स टू डेवलप आइदर द प्रोफेशन और एकेडमिक लाइफ फॉर हिज सन। और क्योंकि वो अपने उस बेटे का जो है एकेडमिक लाइफ और जो है यानी कि शैक्षिक जीवन को विकसित करने के प्रयासों में असफल होने के बाद में जो है वो सोचता है कि बालू डिसाइड टू मेक हिम ए होम ओवनर एंड हस्बैंड, बट दिस आइडिया ऑल्सो फेल। और उसके बाद में वो सोचता है कि इसको कम से कम घर का स्वामी ही बना दूं और एक अच्छा पति बना दूं। वो भी जो है उसका ये प्रयास भी विफल हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर था। बाकी आप सेक्शन बी भी चाहें तो कर सकते हैं। तो आप आसानी से इनमें जो है इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, और आपके सामने जो प्लेलिस्ट आ रही है इसको आप देख करके जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। सारे सॉल्यूशंस इस प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्राइब मिलेंगे, हर सब्जेक्ट मिलेगा जो आपको सब्जेक्ट चाहिए। तो प्लेलिस्ट को जरूर ओपन करें और सारे सब्जेक्ट्स को देख ले, एक बार नज़र मार ले, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं ये सॉल्यूशंस आपको आम तौर पे कहीं पे जल्दी से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे या जल्दी से सही लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।